Everyone, today I am going to discuss about the foreign trade policy 21-26. Foreign trade policy is very important part of our economy. In this policy, we are going to discuss about the incentive as well as the subsidies that is given by the government to the exporters to enhance the export of the country. Let's start with the topic. Now we discuss about the foreign trade policy. Foreign trade policy 21-26. This is for 5 year. एंड क्या क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। मेनली एक्सपेक्टेशन जो फॉरेन ट्रेड की हम बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। दूसरी कंट्री के साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट हम प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, हम सर्विसेज का भी कर सकते हैं, हम कैपिटल का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट वहाँ पे दिया, हमने सर्विसेज दी अपनी, और हमने वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया। सेम विद द इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना देती है कि कैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। तो उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और ये एवरी 5 ईयर के लिए हम वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन साइड बाय साइड इसमें चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो। ऑन 1 अप्रैल इंडिया वाज टू अनवेल द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो 1 अप्रैल को इंडिया ने 21-26 का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी हमारी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी हमारी चल रही थी 2015-20 वाला। बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक इन द कंट्री, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 साल के लिए उस पॉलिसी को वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, द एग्जिस्टिंग पॉलिसी वाज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी 1 साल के लिए ईयर गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्सटेंड कर दी, विच वाज टू एंड ऑन 31 मार्च। जो 31 मार्च को वहाँ पे एंड होना था, एंड द गवर्नमेंट डिसाइड, यानी कि 31 जो हमारा मार्च है वो 20 की जगह 21 को वहाँ पे 1 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दी बिकॉज ऑफ कोविड के टाइम वैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे। हमारी कंट्री के नहीं, सभी कंट्रीज़ के वहाँ पे इफेक्ट हो गए थे। एंड द गवर्नमेंट डिसाइड टू फर्दर एक्सटेंड इट फॉर 6 मंथ्स। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड किया, यानी कि मार्च 21 से आगे सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया। तो जो करंट पॉलिसी थी, करंट पॉलिसी विल नाउ बी वैलिड अप टू, यानी कि इस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 15-20 की, विल नाउ बी वैलिड अप टू 30 सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर से हमारी ये वाला पॉलिसी मार्केट के अंदर एप्लीकेबल हुआ। नाउ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आउटलाइन। अब आपको समझ आ गया होगा, जो ये पॉलिसी है वो 1 अक्टूबर 2021 में ये स्टार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्सपेक्टेशन देखेंगे। और जो लास्ट पॉलिसी, जो करंट पॉलिसी, क्योंकि आपका जो सेशन है इस साल का, अगर हम सेशन लगा के चलें तो 21-22 है, तो हाफ ईयर वो वाला पॉलिसी एप्लीकेबल हो गया और हाफ ईयर ये वाला पॉलिसी एप्लीकेबल हो गया। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आउटलाइन गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड स्टेप टू इम्प्रूव। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की आउटलाइन क्या कहती है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज एंड स्टेप टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इस लाइन के अंदर क्या है, हम ये कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या आउटलाइन करती है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ही हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा जो GDP है, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको वहाँ पे रेज करना। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसका मकसद ही ये होता है कि हम ट्रेड को कैसे वहाँ पे इन्हांस करें, कैसे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि इट रिमेन टू सी हाउ द न्यू पॉलिसी गेट इफेक्टेड आफ्टर इंडिया बैटल द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक। अब जो सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक आया हमारे पास 21 के अंदर, जो पैंडमिक का वेव आया, तो ये कह रहे हैं कि जो हमने नई पॉलिसी बनाई है, हमें हमारा मेन टारगेट है इकोनॉमी को कहीं ना कहीं, जो भी ये डिस्टर्बेंस हमें हुई है पैंडमिक की वजह से, जो भी उसका इफेक्ट आया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो लॉकडाउन्स हमारे लगे, रिस्ट्रिक्शंस हमारे लगे, उन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ कम थी, उस ग्रोथ को हमें बेस में लेके आना है। तो UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 21 रिपोर्ट से दैट इंडियन इकोनॉमी श्रैंक 9.6 इन द 2020 अगेंस्ट अ ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.3%। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल एवरेज है, जो इकोनॉमी नीचे गई, श्रैंक मीन्स होता है डाउन जाना, 4.3%, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी 9.6% से नीचे गई है। और ये कह रहे हैं इट प्रोजेक्ट, ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 7.3 ग्रोथ वो इंडिया इन 21, ये कह रहे हैं जो 21-22 हमारा ईयर है, उसमें हम अपना ग्रोथ जो है वो 7.3% तक लेके जाएंगे।
Hope for a turnaround rests largely on export picking up. Exporters expect the new policy to include initiatives aimed at improving India standing at global merchandise and service export. देखो अभी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि जो नई पॉलिसी आई है, जो न्यू पॉलिसी है, उसके अंदर एक्सपोर्टर्स के लिए नए इनिशिएटिव्स आएंगे जिससे इंडिया का जो है ग्लोबल मर्चेंडाइज एंड सर्विस जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं हमारा ग्रो होगा और हम वहाँ पे जो करेक्ट करेंगे जो हमारी डेफिशिएंसी रही 15-20 के अंदर, यानी कि 15-20 के अंदर एंड ऑफ दैट ईयर वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, एक्सपोर्ट नीचे गया हमारा, इंपोर्ट भी हमारा नीचे गया, तो जो वो डेफिशिएंसी थी उनको रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस करंट पॉलिसी। ये एक्सपेक्टेशन है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, व्हाट्स द हाई एंड लोज ऑफ करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दैट इज़ 15 to 20, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हम कहेंगे वी आर क्रिटिसाइज दैट पॉलिसी कि व्हाट आर द हाई एंड लोज, कितना हमें फ़ायदा हुआ और कितना हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी इस पॉलिसी से, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू पॉलिसी इन द मार्केट। अभी जनवरी एंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो नए नए रूल्स बनेंगे, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, नई नई पॉलिसीज़ अभी बनेंगी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर आप लेके चलो, ये भी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या हुआ, एसेंशली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, क्या है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस है, किसके लिए, फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पहले भी कहा जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम इम्पोर्ट की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी बना लेते हैं, प्रोडक्ट की, सर्विस की और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो क्या करती है, वो गाइडलाइंस बनाती है, किसके लिए गाइडलाइंस बनाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बनाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का करेंगे, यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर मार्केट में है उसे कितना इंसेंटिव वहाँ पे मिलेगा, कितना वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और जितना ज़्यादा हम रिलैक्स देंगे उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। दीज आर एस्टेब्लिश बाय DGFT, जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इसको बनाते हैं। द गवर्निंग बॉडी है हमारा जो, उनको बनाते हैं। प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम कहेंगे ट्रेड बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी जब भी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है। द पॉलिसी इज़ नोटिफाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। पहले 15-20 था और फिर 21-26, यानी कि 5 साल के लिए जो भी पॉलिसी इंडिया में बनती है, वेदर दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेदर हम कहेंगे फिजिकल पॉलिसी इज़ देयर, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी तो हर साल बनती है, ठीक है, तो उसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी की हम बात कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो 5 years के लिए ही वहाँ पर बनती हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अपडेट एवरी ईयर ऑन 31 March, जो मैंने पहले भी बोला है, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन वहाँ पे हम अमेंडमेंट करेंगे, अपडेट करते रहेंगे 31 March को, एंड द चेंजेस कम इनटू इफेक्ट्स फ्रॉम 1 April, जो भी चेंजेस होंगे वो 1 April को वहाँ पे आ जाएंगे, बिकॉज एक नया हमारा फाइनेंशियल ईयर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, April to March। आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और क्या होता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वाइल द ट्रेड पॉलिसी कवर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये तो कई बार रिपीट हो गया कि जो ट्रेड पॉलिसी है वो किसके लिए बनती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए बनती है। लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है, हमें किसको फैसिलिटेट करना है, हमें ट्रेड को फैसिलिटेट करना है बाय रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम, यानी कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी लग रही है उस जो भी सामान हमने ऑर्डर किया है, जब मंगवाया है, जब सेंड किया है, तो दोनों के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा आ रहा है और कितना टाइम वहाँ पे हमारा लग रहा है, ठीक है, देयर बाय मेकिंग इंडियन एक्सपोर्ट मोर ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन एक्सपोर्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली कम्पिटिटिव होगा, ठीक है। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहाँ पे इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है, और जो जिससे क्या हो कि हमें जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट की, यानी कि ग्लोबल लेवल पे नए नए प्रोडक्ट हैं, नई नई सर्विसेज हैं, नई मार्केट्स हैं, तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें टाइम पे मिल जाए। सेकंड है टू इनकरेज द सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन कहीं ना कहीं हम करें, ये नहीं कि जैसे अभी कोविड में बहुत ज़्यादा डाउन आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, इंटरमीडिएरीज, गुड्स यूज टू, यानी कि रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं सप्लायर से, कंपोनेंट जो स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, गुड्स यूज एज अ इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर, जैसे हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की यहाँ बात करते हैं, कोई गुड्स किसी के लिए रॉ मटेरियल है, किसी के लिए फिनिश प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो हम बात करेंगे कंज्यूमरेबल एंड कैपिटल गुड्स रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो एग्रीकल्चर है, इसको स्ट्रेंथन हमें वहाँ करना है, इंडस्ट्री सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इन सब से क्या होगा, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जितनी भी एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम SEZ की बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की बात करते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जब इस तरह के हम ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे। इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी लोग इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनकरेज होंगे। और इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है हमारा, क्वालिटी हमारी वहाँ पे इम्प्रूव होगी, वेदर प्रोडक्ट की, वेदर सर्विसेज की, वेदर हमारी स्ट्रेटजीज़ की। और इससे क्या होगा, प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइजेज़, यानी कि हम कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे और रीजनल प्राइजेज़ पे, बिकॉज लॉट इज़ देयर, लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ देयर, इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको असेंबल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम रीजनेबल प्राइजेस की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तभी कर सकते हैं जब हम रीजनेबल प्राइजेस की वहाँ पे बात करेंगे। तो दीज आर द एम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एज वेल एज दिस इज़ अ मीनिंग। हमने यहाँ पे मीनिंग डिस्कस किया और फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड इशू मैंने अपने PPT में आपको दिखाया कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे जो 1520 था, इसके क्या अप एंड डाउन रहे, हाई एंड लो रहे, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का बनता ही है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी रहेगी। तो ये बात कर रहे हैं 1520 पॉलिसी को, जिसको हम करंट ट्रेड पॉलिसी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो करंट ट्रेड पॉलिसी थी, ठीक है, विच फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंडियन परफॉर्मेंस, यानी कि इंडियन परफॉर्मेंस इन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो करंट ट्रेड पॉलिसी थी, उसका मेन फोकस क्या था कि इंडिया की परफॉर्मेंस जिस मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में हम जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और नई से नई मार्केट और नए से नए प्रोडक्ट को हम वहाँ पे लेके चलें। हैज़ बीन प्रेज एज प्रोग्रेसिव फॉर द फ्लोइंग रीज़न। ठीक है, उसको हम प्रेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीज़न। अब बात सुनो कि 1520 की पॉलिसी के अंदर हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए और क्या उसका इम्पैक्ट आया। ठीक है, हम ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि हमने उस पॉलिसी के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट थे, उसमें भी हमने अपना एक्सेल किया और हमने नए प्रोडक्ट एंड मार्केट को भी वहाँ पे सर्च किया और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इट कंसोलिडेट अ रेंज ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव विद द डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनटू 2 स्कीम। इन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव, मैं बार बार बात कर रही हूँ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स को हम कहीं फैसिलेट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देते हैं, वेदर ड्यूटी का, वेदर प्रोडक्ट का। तो इन्होंने 2 स्कीम उस पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस करी। फर्स्ट थी MEIS एंड सेकेंड इज SEIS। यानी कि MEIS तो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्कीम हो गई, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और SEIS क्या होगी, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की हम बात करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं फैसिलेट हमें किया गया। यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट में जो हम सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं फैसिलेट किया गया था। अब और क्या इस पॉलिसी के अंदर हुआ, इस पॉलिसी के अंदर हुआ इट ऑफर एक्सपोर्ट इंसेंटिव, यानी कि इसने एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑफर किया अंडर दिस 2 स्कीम, जो अभी हमने बात की MEIS एंड SEIS। इसके अंदर क्या किया, हमें कहीं ना कहीं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स कर दिया। अगर हम इसको डिटेल में, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी इस पॉलिसी को लेके, क्योंकि पॉलिसी बहुत बड़ी है। मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि इन दोनों पॉलिसीज़ के अंदर ही अगर कोई एक्सपोर्टर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका 3 to 5% जो उसने एक्सपोर्ट क्वांटिटी की है, उसका आप इंपोर्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देती थी गवर्नमेंट। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, विच कैन बी यूज बाय द एक्सपोर्टर टू पे द इंपोर्ट ड्यूटीज़। देखो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वहाँ पे इशू हो जाती हैं, और वो एक्सपोर्टर कहाँ यूज़ करता है, जो उसने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने के लिए। और ये इजीली ट्रांसफरेबल है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नहीं कर रहे हैं इंपोर्ट, तो आप दूसरे एक्सपोर्टर को वहाँ पे पास कर सकते हो, वो इसकी फैसिलिटी ले सकता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी। सेकेंड बेनिफिट क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, एक सेकंड स्कीम आई थी, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, 1965 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। ये स्कीम EPCG क्या कहती है, EPCG कहती है
अगर कोई एक्सपोर्टर बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे हम कहते हैं हमने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की, जहाँ हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो उससे हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 90% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपने बाहर से कोई मशीनरी मंगाई, आपने अपनी फैक्ट्री में सामान बनाया, लेकिन उसका 90% आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा। तो इस पॉलिसी में वो उन्होंने 75% का रिस्ट्रिक्शन कर दिया। तो कहीं ना कहीं से जो लोकल मैन्युफैक्चर था उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मिला। फिर हम बात करते हैं स्टेटस होल्डर की। अगर हमारे जब भी हम एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं तो उनके भी, जैसे हम 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार की वहाँ पे बात करते हैं, तो DGFT ने वहाँ पे जो स्टेटस होल्डर थे उनको वहाँ पे फैसिलेट कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशन एज वेल एज़ उन्हें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की। इससे क्या होगा कि जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमने कहीं ना कहीं एक क्वालिफाइड हम वहाँ पे चीज़ों की इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। और हमने बायलेटरल, यानी कि 2 कंट्री के अंदर, बायलेटरल मतलब होता है 2 कंट्री के अंदर हमने ट्रेड को बढ़ाया। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हमने वहाँ पे किए। रीजनल की हम जब बात करेंगे, पर्टिकुलर रीजन, जैसे एक नाफ्ता का एग्जांपल हम हमेशा लेके चलते हैं, तो इसमें क्या हो गया, जब हम बात करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने वहाँ पे कर लिया। नॉर्थ जब हम बात करते हैं, या साउथ हम साफ्ता की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने वहाँ पे किया। ठीक है, तो ये बातें हो गई जब हम रीजन वाइज ट्रेड को वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। फिर इन्होंने इस पॉलिसी के अंदर फोकस किया कि इन्होंने आइडेंटिफाई की 108 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वहाँ पे की, क्लस्टर फॉर फोकसिंग ऑन इंटरवेंशन विद द व्यू टू बूस्ट द एक्सपोर्ट। तो व्यू हमारा क्या था यहाँ पे, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। तो हमने ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर स्मॉल स्केल को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया और इनके एक्सपोर्ट को हमने फैसिलेट वहाँ पे किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या किया, हमने पेपरलेस प्रोसेसिंग स्टार्ट की DGFT ने। जो हम लाइसेंस देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया जाता है, तो DGFT ने उसे पेपरलेस किया एंड एप्लीकेशन, यानी कि आप पहले अप्लाई करते थे जाके, अब आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ, जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो हमारा वहाँ पे एक्सटेंड हुआ, वो फुलफिल हुआ हमारा विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। अब क्या हुआ, हाउएवर द पॉलिसी हैज़ ऑल्सो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। देखो अभी बात है, अगर हम बात करते हैं हाई की बात करते हैं तो लो की बात भी करनी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म मस्ट बी देयर, क्रिटिसिज्म होता ही है। अब क्या हुआ, सम ऑफ द प्रोविजन हैव बीन चैलेंजेस एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है बाय USA, तो इसके कुछ ना कुछ प्रोविज़न वहाँ पे चैलेंज किए इन्होंने। 2019 के अंदर क्या हुआ, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने क्या कहा, एक्टिंग ऑन वाशिंगटन कंप्लेंट्स एट इंडियन एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोविजन वॉलेट द WTO रूल्स। जो एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी, अभी मैंने बात की इंसेंटिव की 3 to 5%, तो वो कह रहे हैं कि वो WTO के रूल को वॉलेट करता है एंड मस्ट बी विड्रॉन, वो ख़त्म कर देना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। दीज इंक्लूड टैक्स इंसेंटिव्स अंडर द पॉपुलर, अभी मैंने बात की MEIS एंड SEIS की, इन दोनों स्कीम के अंदर जो हम एक्सपोर्टर्स को रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, एज इंडिया पर कैपिटा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज़ ओवर $1,000 पर एनम, बिकॉज इंडिया एक अमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इट कैन नो लॉन्गर ऑफर सब्सिडी बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी टाइप ऑफ इकोनॉमी, इंडिया इज़ नाउ एट द स्टेज ऑफ अमर्जिंग इकोनॉमी। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे पॉसिबल था। ठीक है, The controversy reinforced the growing views in India and the country need to move away from the subsidy and think of other way to help the exporter। ये कह रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, उन्हें दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए जो एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स को वहाँ रिलैक्स करें। या तो ड्यूटी के बारे में हमें वहाँ पे रिड्यूस कर देना चाहिए, लेकिन सब्सिडी जो हम उन्हें देते हैं वो हमें नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, जो हमने हाई एंड लो की बात की, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था आज की PPT का, कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या अच्छा रहा और क्या अच्छा नहीं रहा, क्या हमने क्रिटिसिज्म किया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 21 एंड 26, जो सबसे एक्सपेक्टेड है। अब इसकी हम एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो इकोनॉमी, जो इस टाइम इकोनॉमी है काफ़ी रिसेशन के दौर से निकल रही है, क्योंकि कोविड है, पेंडेमिक है, एक्सपोर्ट्स इतने नहीं हैं, इंपोर्ट्स इतने नहीं हैं, तो हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की बात ही करेंगे, हम रिकवरी की बात ही करेंगे। तो इंडियन एक्सपोर्ट फेल बाय रिकॉर्ड 60%, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो नीचे है 60% से, और इम्पोर्ट भी 59% से डाउन गया है इन अप्रैल 2020। तो द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव, द रोड ऑफ रिकवरी इज़ लॉन्ग एंड
हार्ड, ये कह रहे हैं कि सिचुएशन को हमें इम्प्रूव करना है और जो रिकवरी का रोड है वो लंबा है। जो ये नई ट्रेड पॉलिसी है इन 5 सालों के अंदर कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट लेके चलना है। दैट इज़ वाई द न्यू ट्रेड पॉलिसी मस्ट डिलीवर द गुड्स बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम ट्रेडर, ट्रेड एसोसिएशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। अब ये कह रहे हैं क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, इन लोगों ने इन्वॉल्व करके अपनी एक्सपेक्टेशन को वहाँ पे रखा है। क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट एक्सपेक्टेशन की हम बात करेंगे, WTO कंप्लेंट टैक्स इंसेंटिव। अभी हमने पढ़ा कि 1520 की पॉलिसी में WTO ने वहाँ ऑब्जेक्शन दिया कि हमें वहाँ पे सब्सिडी नहीं देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई स्कीम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी जो RODTEF, प्रिवेंशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के नाम से आएगी। ये इन दोनों स्कीम्स को रिप्लेस करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं हम रिप्लेसमेंट करेंगे इस स्कीम का जो 1 जनवरी 21 से इफेक्टेड है, इन्होंने ये बोला है। लेकिन अभी जो ये स्कीम है इसको अनाउंस नहीं किया गया है कि क्या कंडीशंस इसके अंदर रहेंगी। ये फर्स्ट पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस किया जहाँ पे पॉइंट उठा था। सेकंड ये कह रहे हैं कि इजी क्रेडिट एक्सेस, जो क्रेडिट है वो इजीली एक्सेस होगा। किसके लिए एक्सेस होगा? जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता, उनको लोन नहीं मिलता जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें क्यों नहीं लोन मिलता? जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, बिकॉज लैक ऑफ गारंटी, वो गारंटी नहीं दे पाते इसलिए वो लोन रेज नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं कि उन्हें ईजिली क्रेडिट एक्सेस होगा इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को। अगर इनको क्रेडिट मिलेगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमारा एक्सेल होगा मार्केट के अंदर। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्टर स्पेशली MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज क्रेडिट एक्सेस। सबसे बड़ा इनका डिमांड रहता है फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स आर लैंड टू दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू देयर लैक ऑफ गारंटी। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ क्रिएटेड बाय दीज इंडस्ट्रीज एंड दे आर नॉट हैविंग एनी गारंटी, तो उन्हें वहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ इस पॉलिसी में हम कुछ चेंजेस करेंगे। द पॉलिसी कैन हेल्प ओपन अप अल्टरनेट क्रेडिट एवेन्यूज़ होते हैं कि हमें अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि हम एक ही जगह से लोन ले सकते हैं, तो हमें कई सारी जगह है जहाँ से हमें वो देंगे गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो, सच एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेटअप। द एडवाइजरी ग्रुप सजेस्ट रेजिंग बोरोइंग लिमिट एट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा एग्जिम बैंक है। एग्जिम बैंक क्या होता है? 1982 में ये बैंक स्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था? जो एक्सपोर्टर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करवाना, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करने से पहले प्री और एक्सपोर्ट करने के बाद पोस्ट आपको वहाँ कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होगी अपने काम को करने के लिए, तो वो वहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाता था। तो यहाँ पे भी उसका कहीं ना कहीं रोल स्टार्ट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। देखो, कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगी जब वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जब हम बात करते हैं पोर्ट्स की, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, जब बात करते हैं ट्रेन्स की, जब बात करते हैं लिंक रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सॉफ्टवेयर की, कैपिटल गुड्स की, ये सारे के सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। One reason why China is manufacturing and export powerhouse in its network of port, highways, high-speed train, which are among the best in the world. अगर हम चाइना की अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट का पावर हाउस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया नीड टू लर्न फ्रॉम इट्स नेबर एंड इम्प्रूव इट्स फ्लैगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग, यानी कि इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए। इंडिया को जो अपने पोर्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, यानी कि जिसे हम बंदरगाह कहते हैं हिंदी में, वेयर हाउस है, क्योंकि जब भी सामान बाहर जाएगा तो हमें उसको सामान भेजने से पहले वेयर हाउस में भी रखना पड़ सकता है जब तक हमारा लाइसेंस क्लियर नहीं होता। क्वालिटी टेस्टिंग होता है, इंस्पेक्शन होती है, सर्टिफिकेशन सेंटर्स हैं, बिल्डिंग न्यू वन, तो हमें ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे। तो इस पॉलिसी का फोकस है द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर, अ स्कीम फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट एक्सपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम बनाई गई थी 2017 में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मैनी इन इंडस्ट्री होप इट विल बी एक्सटेंडेड। और अब कई सारे इंडस्ट्री ये चाहते हैं, जो ये स्कीम बनी थी 2017 में, इस पॉलिसी के अंदर इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। नेक्स्ट है जो मेन फोकस उन्होंने वहाँ पे लिया था कि सब्सिडीज़ नहीं देनी है, लेकिन हमें सपोर्ट करना है। किसको सपोर्ट करना है? हमें एक्सपोर्टर को वहाँ पे सपोर्ट करना है। तो 2020 के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल सेड क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन वर द आंसर टू इंडियन ग्लोबल एमिशंस, नॉट सब्सिडी। ये कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ हर चीज़ में नहीं है, हमें कहीं ना कहीं उन्हें फैसिलेट करना है, हमें क्वालिटी इंप्रूव करना है, हमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, कहीं ना कहीं हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके आना है।
मैनी इन द इंडस्ट्री एग्री सेइंग गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आपने सुना होगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रेदर देन सब्सिडी, यानी कि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें सब्सिडीज़ नहीं देना चाहिए, जिससे हम मोर कॉम्पिटिटिव होंगे। कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम मोर कॉम्पिटिटिव वहाँ पे होंगे, यानी कि अप स्किलिंग की हम बात करें और लेस सब्सिडी की हम इस स्कीम के अंदर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टैक्स ब्रेक की, यानी कि इफ़ इंडिया वर टू डू अवे विद सब्सिडी एक्सपोर्टर वुड स्टिल नीड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी नहीं देंगे, वहाँ पे हम कमी करेंगे, तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। अब हम सपोर्ट कैसे करेंगे? हम कहीं ना कहीं उनके लिए टैक्स में रिलैक्सेशन कर देंगे, यानी कि जब हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स की बात करते हैं, जहाँ हम सिंप्लीफाई कर देंगे ड्यूटी स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लेके आएंगे कि हम वहाँ पे टैक्स को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं हम इसे फैसिलिटेट करेंगे। लोअर हम कहेंगे मिनिमम ड्यूटीज़ की हम वहाँ पे बात करेंगे, जो हम रॉ मटेरियल बाहर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक जो स्टडी किया, हमने स्टडी किया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। जो WTO ने ऑब्जेक्शन दिया था उसके ऊपर हमें काम करना है, हमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें इजी क्रेडिट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें कहीं ना कहीं अपना सॉलिड करना है, सब्सिडीज़ कम करके उनको फैसिलिटेट करना है, कहीं ना कहीं टैक्स में उनकी ड्यूटीज़ कम करनी है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को मार्केट में नए से नया एक्सपोर्टर आए मार्केट में। फिर हम बात करते हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं डिजिटाइजेशन एंड ई-कॉमर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारा कोविड-19 की वजह से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हमें वहाँ पे मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस वहाँ पे अब यूज़ करनी चाहिए। तो दो ही वे हैं, या तो हम डिजिटाइजेशन वहाँ करें, या ई-कॉमर्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की हम बात करते हैं। हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो पेपरलेस वहाँ पे हो जाए। जैसे अभी हमने बात की, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर है, दिस इज़ अ लाइसेंस दैट इज़ इशू बाय DGFT टू द एक्सपोर्टर इंपोर्टर फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वहाँ पे हम उनको सबको फैसिलिटेट वहाँ पे करेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं पॉलिसीज़ के। इस पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा है कि निर्यात बंधु, जो लास्ट पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया था, निर्यात बंधु क्या होता है? जो नए नए एक्सपोर्टर्स हैं जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ये कह रही है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड को वहाँ इनकरेज करना है, तो निर्यात बंधु जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमें वहाँ उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जोन हमें प्रमोट करने पड़ेंगे जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए। ई-कॉमर्स जो एक्सपोर्ट प्रमोशन हमें सेल वहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अवेयरनेस वहाँ पे होना चाहिए, जिसका हमेशा इंडिया के अंदर लैकिंग रहते हैं। हमारा जो एक्सपोर्टर है वो डिफीट क्यों हो जाता है? बिकॉज नॉट बाय लैक ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, बाय लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेम, यानी कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें इसकी वजह से हम पीछे नहीं होते, हम होते हैं हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं पता। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वर्कशॉप्स लगानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए ट्रेडर को कि इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं, ग्लोबल मार्केट क्या है, पेटेंट जो राइट की हम बात करते हैं वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर्स को बतानी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपोर्ट विश लिस्ट की, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कम्युनिटी के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखी हैं गवर्नमेंट ने। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस चीज़ का अप्रूवल दे देना चाहिए कि कई चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन माइट बी गियर टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स। इंडिया इंपोर्ट कम्युनिटी हैज़ इट्स विश लिस्ट टू विच इंक्लूड परमिशन टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स और सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस एंड द इंपोर्ट प्रोहिबिटेड आइटम, यानी कि जो इंपोर्ट बंद कर रखा है जिन चीज़ों का, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव द बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी। तो हम कहते हैं कि इंपोर्ट की विश लिस्ट पे भी हमें काम करना चाहिए, सिर्फ एक्सपोर्ट पे हमें काम नहीं करना है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे क्या एक्सपेक्टेशन हम इस पॉलिसी से लेके जा रहे हैं। लाइक दीज आर द मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ 21-26 पॉलिसी। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि रोड मैप क्या है हमारा 25 तक। आपने सुना होगा 25 तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, इन्होंने बोला कि $5 ट्रिलियन की हम इकॉनमी बनाएंगे। ठीक है,
तो वो कैसे बनेंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसमें लेके चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमें 25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है या तो 8% हो या इससे ज़्यादा हो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए। जो हमारा एक्सपोर्ट है $1 ट्रिलियन हो जाना चाहिए। ट्रिपल इज़ एक्सपोर्ट अप टू, यानी कि हम अपना ट्रिपल कर लेंगे एक्सपोर्ट 25 तक। थर्ड ये बात कह रहे हैं कि दिस इज़ टफ आस्क, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि जैसे हम कहते हैं 11-12 में जो हमारा हम कहते हैं एक्सपोर्ट है तो $300 बिलियन मार्क तक था, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडमिक हमारा जो एक्सपोर्ट अप्रैल टू नवंबर की आप बात कर रहे हैं तो ये इतना है, ठीक है। हमारा जो वो तो हम पूरे साल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम हाफ ईयर की बात करें अप्रैल टू नवंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा $304.25 बिलियन है। तो ये कह रहे हैं जो जीडीपी द कंट्री जीडीपी रीच $2.88 ट्रिलियन एट 1920, यानी कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है, उसको हमें अप करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। In its 2019 report on what India must do for export to reach $1 trillion by 25, the high level advisory group ने क्या सजेस्ट किया, कैसे हम पहुंचेंगे इतने एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। हमें अपने लेबर लॉ को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म होता है अमंद करना चीज़ों को। रेगुलेटरी कंट्रोल हमें इजी करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग रहा है जहाँ हम ट्रांजेक्शन्स में टाइम लग रहा है उसको कम करना पड़ेगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी चीज़ों को बनाने की उसे कम करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेडिंग पार्टनर, जो हम फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो राइट पार्टनर्स वहाँ हमें करना चाहिए, ठीक है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम करते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया, लेदर एक सेक्टर हो गया, केमिकल एक सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल एक सेक्टर हो गया, तो हमें पर्टिकुलर हम सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक नहीं बना सकते। जैसे हमने बना दिया MEIS बना दिया प्रोडक्ट के लिए, तो हम एक वहाँ पे हम कहेंगे स्कीम नहीं बना सकते। हमें अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीम्स पे फोकस करना पड़ेगा। हमें स्पेशल कमेटी वहाँ पे बनानी पड़ेगी जो क्विक डिसीजन ले फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए, आइडेंटिफाई करे कहाँ से फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कहाँ हम जा सकते हैं, और जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट कैसे किया जाए, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, इसके लिए हमें कमेटी पे काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि जो हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम देखा है 25 तक, तो उन्होंने क्या क्या उसके अंदर अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हम 2 प्लान पे काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक्सपोर्ट हब्स बनाएंगे अब, ठीक है। हम अलग अलग क्लस्टर्स फिक्स करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पैनल्स हम वहाँ पे बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम उसे प्रमोट करेंगे। सेकंड है करेक्टिंग द इम्बैलेंस, जो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट हमारे कम है, तो कहीं ना कहीं हम जो डोमेस्टिक हमारा ट्रेड है उसको वहाँ लेके आएंगे, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो हम उस पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव हम बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम वहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कमिटमेंट किया है कि इतनी इकोनॉमी हम बनाएंगे, तो उसके लिए ये हमने एक रोड मैप भी वहाँ पे बना दिया है। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।